और कब वो जिम्मेदार बन जाए इसके बारे में हम कह नहीं सकते। हमारी ये अभिलाषा रहती है, और बल्कि आज का इतने ये शानदार कार्यक्रम में खड़े होकर तो ये बात हमें कहनी पड़ेगी कि जो लोग लेखक कार्य कर रहे हैं कम से कम थोड़ा लिखकर पढ़कर करें। जो लोग लेखन कार्य में जुटे हैं समाज को बर्बाद करने के लिए दुश्मनों से सुपारी लेकर के ना लिखें। आज ये चीज प्रखरता से सामने आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने लिखने का काम एक गद्दारी के प्रमाण पत्र के तौर पर उसे पेश करना शुरू कर दिया है। बाबा साहब में कमियां ढूंढी जा रही हैं, बाबा साहब की विरासत में कमियां ढूंढी जा रही हैं, और बाबा साहब जीवन भर जिस व्यवस्था से जूझते जूझते अंततः अपने प्राणों की बाजी भी लगा दी, उस व्यवस्था को महिमा मंडित करने के लिए लिखा जा रहा है। ऐसे निराशाजनक समय में जब संस्थाओं में पदों को लेकर झगड़े हैं, कोई पद पर नहीं आया तो बड़ा परिचैन, और पद पर आ गया तो पद पे से हटने को तैयार नहीं। जगह जगह जाकर देखो संस्थाओं में मुकदमेबाजियां हो रही हैं, जगह जाकर देखो पदों पर आने के लिए छल छंद षड्यंत्र हो रहे हैं। ऐसे निराशाजनक कार्य जब हो रहे हो समाज में, और उसके बीच में जब ये शिल्पकार टाइम्स स्मारिका का विमोचन की एक घड़ी हम देखते तो ऐसे लगता है कि जैसे रेगिस्तान में एक ठंडी हवा की बयार बह गई। बड़ी उम्मीद बंदी यहाँ आके, और जिस कार्यक्रम में प्रोफेसर विमल कीर्ति जैसे स्वनाम धन्य विद्वान, प्रोफेसर विवेक कुमार जैसे स्वधन्य विद्वान मौजूद हो, तो मेरा तो वहां आना मात्र मेरे लिए सम्मान का सबब बन जाता है। कारण जब भाई जोगा जी मेरे घर आए और कहा कि हमें कुछ अच्छे राइटरों के लेख दीजिए, इत्तेफाक से मेरे पास कुछ लेख थे विमल कीर्ति जी के, हमने इनको थमा दिए। निशंका हुई कि भाई लेखक महोदय की अनुमति तो दीजिए। हमने कहा कि वो लेखक ही ऐसे अजब गजब हैं, उनके ऊपर मुझे इतना भरोसा है, लो मैं बात भी करा देता हूँ, उनका कोई नखरा नहीं, कोई पारिश्रमिक नहीं मांगेंगे, और कुछ आपसे किसी तरीके का नखरा नहीं करेंगे। विमल कीर्ति जी से जब बात कराई तो बिल्कुल वैसे ही पाया। उन्होंने कहा आप छापो, ये तो छापो, और जब ये खत्म हो जाए तो मैं और आपको दे दूंगा। आज एक हमारे बीच में बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, पंजाब में बंगा में रहते हैं, बुद्धिवादी जगत के सरताज हैं, बौद्ध धर्म और अम्बेडकरी साहित्य को उन्होंने बुद्धिवादी जगत पर बुलंदियां प्रदान की हैं। नाम है उनका डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात। आज यहाँ आने से पहले मैंने उनकी इजाजत ली है। सर आपके कुछ बहुत अच्छे आर्टिकल हैं, हम चाहते हैं वो शिल्पकार टाइम्स में छपें और आपका परिचय एक नए क्षेत्र में जावे। तो जब मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने मुझसे पूछा भाई किस क्षेत्र में, मैंने कहा कि उत्तराखंड में। कहने की अच्छी बात है, अगर यहाँ मेरे लेख जाएंगे तो मुझे बहुत तसल्ली होगी। यद्यपि वो जन्म के ब्राह्मण हैं, वो कहते हैं कि जब ये उत्तराखंड बना था उससे पहले इसका नाम उत्तरांचल था, तो बात स्पष्ट नहीं होती थी, मगर जब इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया तो एकदम से बात समझ में आ गई कि किसी पूर्व स्थापित व्यवस्था को खंडित करके किसी राज्य का निर्माण हुआ। और सारे भारतवर्ष में अगर मेरी जानकारी सही है तो ये अकेला राज्य ऐसा है जहां पर ब्राह्मणी बाहुल्य सबसे अधिक है। और ऐसे स्थान से वल्लभ जी, आपने, टमटा जी, आपने शिल्पकार टाइम्स के माध्यम से इस देश के सच्चे सपूतों की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का अभियान छेड़ा है। तो मेरा जैसे, न मालूम यहाँ कितने लोग हैं, मंच पर सारे लोग नहीं हैं, मगर मंच के नीचे भी जो लोग बैठे हैं, डॉक्टर एस.एन. गौतम जैसे, और मेरे गुरुजी मेरे साथ आए हैं स्वरूप चंद्र बौद्ध जी, ये किसी भी तरीके से योग्यता में, क्षमता में, त्याग में, बलिदान में कम नहीं है। इन सब का आपको हमेशा सहयोग मिलेगा। एक बात बड़ी अच्छी लगी कि दैनिक समाचार पत्र का आपका सपना है, वो सपना आपका जरूर पूरा हो, और उसके लिए हम जो कुछ भी कर पाएंगे और जितनी भी आपको हमसे अपेक्षा होगी उससे ज्यादा बढ़ के हम सहयोगी बनेंगे। प्रबुद्ध भारत, बाबा साहब का एक विजन था कि हम भारत को किधर ले जाएंगे। मूक नायक डायनेमिक्स देखिए, इसकी चपलता और चलायमानता देखिए कि मूक नायक जो बोल नहीं सकता था वो प्रबुद्ध भारत में बदलेगा, यह उनकी मान्यता थी।
साथियों, ये अखबार बाबा साहब अंबेडकर ने नाना प्रकार के विघ्नों से लेकर के चलाए। बाबा साहब अंबेडकर ने गुर्बत में बाबा साहब के बच्चों को बिना कफन के दफना दिया गया, लेकिन उन्होंने अखबार निकाले। मुझे लगता है चंद्र वल्लभ टमटा जी को साधुवाद देता हूं कि आज वो एक इतना बड़ा सपना देख रहे हैं और अपने आप को बाबा साहब से सीधे जोड़ रहे हैं। इसलिए साथियों, मैंने सोचा कि नहीं, यहां पर चलना चाहिए। दूसरी बात, जैसा कि अभी कहा माननीय कृष्ण जी ने कि कृष्ण जी ने कहा कि बाबा साहब के सपनों को मूर्त रूप देने के लिए मान्यवर कांशीराम ने अपना आंदोलन चलाया। मान्यवर के आंदोलन को देखें तो मान्यवर आंदोलन 1971 में जो आंदोलन शुरू हुआ और उसका पहला जो पत्र निकला, 1971 में जो पहला पत्र निकला बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, उस पहले पत्र में मान्यवर कांशीराम ने एक दुविधा और एक बात कही थी। ये बंद कर दीजिए। ये जो बात कही उन्होंने, वो ये कही थी कि किस तरह हमको जरूरत है और आवश्यकता है मीडिया की। और मीडिया को साथियों, बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को चलाते चलाते जो पहला मान्यवर कांशीराम ने फोर्टनाइटली निकाला, जो 15 दिन में निकलता था, वो अंग्रेजी का द अनटचेबल इंडियन था। 1970 में जब सपना नहीं देख रहे थे हम लोग कि अपना मीडिया होगा, और मान्यवर कांशीराम ने बाकायदा एडिटोरियल लिखना शुरू किया, अनटचेबल इंडिया का भी लिखा, और उसके बाद ऑप्रेस्ड इंडियन निकाला। उसके बाद ऑप्रेस्ड इंडियन निकला, जिसका मान्यवर एडिटोरियल खुद लिखते थे। अनटचेबल इंडियन और ऑप्रेस्ड इंडियन ये बताते हैं कि वास्तविकता में हम लोगों की स्थिति क्या थी। हम लोग दबाए हुए, कुचले हुए, ऑप्रेस्ड थे, ये उनका मानना था। लेकिन मान्यवर ने जो इसकी रणनीति बनाई थी वो बड़ी देखने वाली थी। और 1981 में एक कैडर कैंप में मान्यवर ने उस पूरी परिणीति को, उस नीति का उद्घाटन किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कम से कम 3 दैनिक अखबार निकालना चाहते हैं और 30 पीरियोडिकल्स निकालना चाहते हैं। 3 दैनिक अखबार और 30 पीरियोडिकल। और दिल्ली को उन्होंने केंद्र बनाया था। टमटा जी ने बहुत अच्छा सोचा कि शिल्पकार टाइम्स का जो सेंटर होगा वो दिल्ली होगा, क्योंकि दिल्ली से जो बात जाती है वो राष्ट्रीय बात होती है, क्षेत्र से जो बात निकलती है वो लोकल हो जाती है। इसलिए इसको नेशनल, राष्ट्रीयता देने का जो सपना है वो एक बहुत बड़ा सपना है। तो 30 पीरियोडिकल। और बाबा मान्यवर ये कहा करते थे कि हम न्यूज पहले तो खरीदेंगे, यूटीआई से खरीदेंगे, पीटीआई से खरीदेंगे, यूएनआई से खरीदेंगे, लेकिन ये न्यूज, ये जो फोटो होंगी वो हमारे मतलब की नहीं होंगी, क्योंकि इनमें ग्लैमर होगा, इनके अंदर ब्राह्मणी नेतृत्व होगा, दृष्टिकोण ब्राह्मणी होगा। इसलिए हमें अपने न्यूज रूम बनाने पड़ेंगे। न्यूज जो यूटीआई और पीटीआई की तरह हमको अपने न्यूज उत्पादन ग्रह बनाने पड़ेंगे, जिसमें से न्यूज उत्पन्न होगी और वो फिर हमारे अखबारों को, हमारे पीरियोडिकल्स को देंगे। बाबा साहब मान्यवर कांशीराम ने एक बुलेटिन निकाला, BRC, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का बुलेटिन भी निकाला, जो 1981-82 के अंदर मैंने देखा। उसकी कॉपियां मेरे पास, कॉपियां भी हैं, वो दिखाई पड़ती है। फिर बाबा मान्यवर कांशीराम ने 3 डेली न्यूज़पेपर का उद्घाटन 1984, 14 अप्रैल 1984 को 2 अखबार यही के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से निकले। 14 अप्रैल 1984 को, जिस दिन हमारी बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी गई, उसी दिन 2 अखबार भी निकलना शुरू हुए, बहुजन टाइम्स, और उसका मराठी संस्करण नागपुर से निकला। साथियों,
मान्यवर कांशीराम ने लिखा कि ये तीनों अखबार उन्हें क्यों कम बंद करने पड़े। ऐसा नहीं था कि उनके पास ये पैसा नहीं था, और बाकायदा उन्होंने लिस्ट बनाई थी कि किस तरह बाम से कोऑपरेटिव्स खोलेगा, और बाम के कोऑपरेटिव का 10% पैसा हमारे जो डेली न्यूज़पेपर है उनको अगर दिया जाएगा, केवल 10% अगर पैसा दिया जाएगा तो हमारे 3 न्यूज़पेपर डेली निकलते रहेंगे और हमारे जो 30 पीरियोडिकल्स निकलेंगे। लेकिन क्या हुआ, 1985 में चुनाव आ गया और चुनाव का अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी बन गई, और उस पार्टी से चुनाव लड़ने की वजह से आर्थिक तंगी आ गई। यहां पर साथियों मैं एक बहुत दुखद बात भी आपके बीच में रखना चाहूंगा। मान्यवर ने पूरा का पूरा, टंटा जी माफ करेंगे अगर, क्योंकि टंटा जी को सब पता है अंदर की बात, तो मैं तो ऐसे ही लेखक हूं तो थोड़ा बहुत जानता हूं, रिसर्च से बता रहा हूं। मीडिया सेंटर बन गया था नोएडा में, और मीडिया सेंटर बन गया था, आपको पता होगा एक मैगजीन निकलती है दलित वॉइस। दलित वॉइस हमेशा ये दम बढ़ता रहा कि हमको अपना मीडिया सेंटर चाहिए, अपना मीडिया सेंटर चाहिए। जब ये मीडिया सेंटर बन गया तो मान्यवर ने कहा कि हमको चलाने वाले की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने नाम सजेस्ट कर दिया, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं कि उन्होंने सजेस्ट किया कि वीटी राजशेखर को बुलाइए, वो दलित वॉइस निकालते हैं और अंग्रेजी के हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे। ओबीसी समाज से आते हैं वीटी राजशेखर। वीटी राजशेखर ने चिट्ठी लिखी कि हमारे पर्क्स क्या होंगे, हमारी पे कितनी होगी, मेरा घर कहां होगा, मेरे पावर्स क्या होंगे। जब मान्यवर को बताया गया तो मान्यवर ने कहा कि ठीक है, इसको बंद कर दो, रहने दो, ये तो आंदोलन का आदमी हम समझते थे। साथियों, मैं इसलिए इस बात को यहां जिक्र कर रहा हूं कि कुछ लोग शिल्पकार टाइम के साथ जुड़े थे जो इसको धंधा समझते थे। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं उस यंग बालक का, उसको मैं जानता था, उसने मुझे बहुत, मैंने भी लिखा उसके आग्रह से लिखना शुरू किया। इसको धंधा समझते हैं। जो लोग आंदोलन के अखबार को धंधा समझते हैं वो लोग आंदोलन के अखबार को नहीं चला सकते। ये अखबार वो होते हैं जो विचारधारा पे चलते हैं। विचारधारा कभी घी चना, कभी खाली चना और कभी वो भी बना, इस प्रकार चलती है विचारधारा हमेशा घी चना नहीं देती। ये तो बड़ा संभ्रांत सभागार आज मिल गया, हम तो बड़े धन्य हो गए। जब इन्होंने बताया रहे होटल रेडिसन में होने जा रहा है तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि शिल्पकार टाइम्स का है क्या। लेकिन वास्तविकता सोच, मान्यवर की सोच बड़ी भव्यता वाली हुआ करती थी। सस्ता खाना 5 स्टार का और सस्ती जो सवारी वो उड़ान हवाई जहाज की, क्योंकि समय आप नहीं खरीद सकते। हमारे पास समय की कमी है, समय नहीं खरीद सकते, तो आप सस्ती सवारी करके चली जाइए, जल्दी से काम कीजिए, आ जाइए। विमल कीर्ति साहब आए जहाज से, अभी जहाज से चले जाएंगे। और अगर कहीं आपने ढाबे का खाना खा के बीमार पड़ गए तो 500 रुपया क्या 1000। रिजल्ट हम जहाँ तहाँ चर्चा करते हैं और उसके कारणों पर नहीं जाते, तो कारणों के जाने के लिए हमको अपना ये जो मीडिया है, जो शिल्पकार टाइम्स जो आप निकाल रहे हैं, इसमें जो लेखकों के लेख आएंगे वो हमें कारणों के बारे में बताएंगे कि हमको हमारी ये दुर्दशा इस देश के अंदर किस वजह से हुई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि इस देश में जो जातियाँ और जो वर्ण बनाए हैं ये राष्ट्रविहीन है, ये राष्ट्र नहीं है, और इसके अंदर हम किसी सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। तो जो जातियों को बांटा गया, समाज को बांटा गया जातियों में, इसकी वजह से हमारे अंदर समस्या है। और जाति जाति का जो संगठन बने उससे हम अपने को नहीं, ब्राह्मणवाद को मजबूत करते हैं। तो बाबा साहब का चिंतन इस पर था, इस वजह से भारत एक राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। और ये जो लूट घसोट इस देश के अंदर मची हुई है, ये वर्ण और जातियों के कारण मची हुई है। और इन वर्ण और जातियों का लीडर ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों की इस देश के अंदर 4 राजनीतिक पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की है, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की है, और दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां भी ब्राह्मणों की हैं। और इसकी वजह से भारत का संविधान लागू नहीं हो रहा है, और भारत के संविधान के लागू न होने की वजह से हमारे सामने समस्या है।
जिस दिन अगर हम भारत की सत्ता में आते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का में जिसके वोट ज़्यादा होते हैं सरकार उसकी होनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ में उल्टा हो रहा है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक तो राजा बने हुए हैं और बहुसंख्यक इस देश के अंदर भिखारी बने हुए हैं। तो जिस दिन अगर हम आते हैं तो ये मुमकिन है कि भारत का संविधान हम लागू करेंगे। अगर हम पक्ष में होते हैं और विपक्ष में ब्राह्मण होता है तब भी भारत का संविधान लागू होता है। पक्ष में भी ब्राह्मण, विपक्ष में भी ब्राह्मण, इसलिए आज आप देख रहे होंगे भारत का संविधान लागू नहीं है। तो अभी हमारे सामने जो समस्या है उसके कारण के पीछे में थोड़ा आपका टाइम हुआ। मैं आपको एक प्रकरण बताता हूँ। एक किताब लिखी है वोल्गा टू गंगा तक, तो उस किताब को लिखने वाले हैं केदारनाथ पांडे, जिसको बोलते हैं राहुल संस्कृतान। उस किताब में एक संवाद आया, नाना साहब पेशवा मंगल पांडे को बतला रहे हैं। ये चूंकि वोल्गा टू गंगा तक राहुल संस्कृतकार ने लिखी है तो ये संवाद कोई गलत नहीं हो सकता है। तो उसमें लिखते हैं, वो कहते हैं नाना साहब पेशवा मंगल पांडे को बोलते हैं कि हमें ब्राह्मणों की आजादी के लिए आंदोलन करना चाहिए। तो मंगल पांडे सवाल करता है कि अगर हम ब्राह्मणों की आजादी के लिए आंदोलन की बात करते हैं तो और लोग हमारा साथ सहयोग क्यों करेंगे। तो फिर समाज में लिखा है, मंगल पांडे को बताया जा रहा है कि हमने ये बात दूसरों को थोड़ी बतानी है, ये बात तो सिर्फ हमें अपनों को ही बताना है। तो उस डायरेक्शन पे 1857 में तात्या टोपे नाम का जो पूना का ब्राह्मण था, वो पूरे भारत में घूम करके उसने ब्राह्मणों को ये मैसेज दिया कि हमको आंदोलन करना है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भी जो भारत में हमको बताया जा रहा है कि हम आज़ादी का आंदोलन हुआ था, क्या हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये आज़ादी का आंदोलन सबकी आज़ादी का आंदोलन था। इस संदर्भ में ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो पूरे भारत में घूम कर ये बताया गया और उसके लिए आंदोलन खड़ा किया गया। आंदोलन खड़ा करने के लिए ब्राह्मणों ने लीडर चुना मुगलों को, मुगल बहादुर शाह जफर, कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जाए, ये आंदोलन खड़ा किया जाए, ये जो सशस्त्र आंदोलन है विद्रोह, इसको खड़ा किया जाए। अगर ये फेलियर होता है तो बहादुर शाह जफर को फांसी होगी, हमको कुछ नहीं होगा। और अगर बहादुर शाह जफर इस लड़ाई को जीत जाते हैं तो ब्राह्मणों का जो मुगलों के साथ पैक्ट है, उस पैक्ट को बाबर ने अपने वसीयत में लिखा है कि मेरे संतानों, अगर तुम्हें भारत में शासन करना है तो ब्राह्मणों को 40% हिस्सा देके आप इस देश में शासन करो। तो वो बात को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि बहादुर शाह जफर को अगर हम आगे करते हैं और हम इस लड़ाई को जीतते हैं तो हमारा 40% का आरक्षण जो है वो भारत में पक्का हो जाएगा, अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। इस तर्ज पर ये लड़ाई लड़ी गई, बहादुर शाह जफर को आगे किया गया और लड़ाई लड़ी गई। आपने देखा होगा ये लड़ाई बहुत बुरी तरह से विफल हुई और अंग्रेजों ने उसको बहुत बुरी तरह से कुचला, ये आपके सामने है। और ये बताया जाता है कि ये आज़ादी का आंदोलन था। उस आज़ादी के आंदोलन के बाद ब्राह्मणों ने कभी भी दोबारा से आंदोलन नहीं किए। अब जब आंदोलन शुरू हुए, आंदोलन शुरू होने के बाद सन 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ तो उस डर की वजह से कोई ब्राह्मण उसका अध्यक्ष बनने को भी राजी नहीं था। ये आंदोलन चलते चलते मैं शॉर्ट में बतला रहा हूँ, 1941 की घटना आ जाती है। इसके बीच में बहुत सारे प्रकरण हैं। 1941 में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अंग्रेजों ने लॉ मिनिस्टर लेबर मिनिस्टर बनाया, उस बात से कांग्रेस के जो नेता थे वो बहुत खफा हुए और उनको ये लगा कि अगर अंग्रेजों को यहाँ बहुत दिनों तक रहने दिया गया तो इस देश के अंदर ये SC ST OBC के जो लोग हैं इनको अधिकार ये देते रहेंगे और अधिकार देने के बाद जो है ये सारा का सारा मसला खत्म हो जाएगा। तो 1941 में जब उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया, वो लेबर मिनिस्टर बनाया गया, तो उसके बाद जो है भारत में ये आज़ादी का आंदोलन ब्राह्मणों ने दूसरे तरीके से चलाया। इसका नेतृत्व, क्योंकि मुझे डायरेक्शन हो रही है कि मैं शॉर्ट करूं क्योंकि बातें जो बहुत सारी होती हैं, तो 1942 में जब उन्होंने देखा कि 57 का जो आंदोलन था वो हिंसक था तो इसको अहिंसा में बदला गया। लेकिन जब देखा उन्होंने कि अहिंसा से हमारा कोई काम नहीं होने वाला तो वो उसमें कॉल दी गई करो या मरो। अब करो या मरो का जो मामला है ये अहिंसावादी नहीं है, ये अहिंसक आंदोलन था।
और आपने देखा कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारा ये प्रश्न है कि उस 1947 की आज़ादी में क्या भारत के सभी लोग आज़ाद हैं? अगर सब लोग आज़ाद हैं तो आज़ाद भारत में ये समस्याएं क्यों हैं? और अगर मानते हैं कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए, किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए पत्र का, अखबारों का एक अपना महत्व होता है, जिसकी चर्चा यहाँ हुई है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने इस देश में जो आंदोलन चला है, 1920 से जो आंदोलन देश में चला, बाबा साहब ने मूक नायक चलाया, बहिष्कृत भारत चलाया, समता चलाया, जनता अखबार चलाया, और उसका परिणाम भी हुआ। उस समय के सारे अखबार मराठी में थे, लेकिन देखिए लोगों की श्रद्धा कि ये अखबार मराठी में थे, समाज बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। बाबा साहब के जाने के बाद में भी लोगों ने इन अखबारों को इस तरह से संभाल करके रखा कि आज सारे के सारे अखबार रीप्रिंट होकर के लोगों के सामने पढ़ने के लिए फिर से उपलब्ध किए गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का ये परिणाम है और उनके अखबारों का ये परिणाम है कि ये सारा समाज एक नई चेतना से जाग उठा है। तो किसी भी समाज के परिवर्तन के लिए अखबारों की अपनी एक भूमिका होती है, और सभी लोगों ने कहा है, बाबा साहब ने भी कहा है, कांशीराम जी ने भी कहा, और आज हम और आप सब लोग ये जानते और मानते हैं कि यदि पिछड़े समाज को, दलित समाज को यदि आगे लाना है तो अखबार उस समाज में होने बहुत जरूरी है। अब ये बात तो सही है कि हम अपने समाज में टाइम्स ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय सहारा जैसे बड़े बड़े अखबारों को हम उस तरह के अखबारों का संचालन नहीं कर सकते। और ये भी बात सही है कि बाबा साहब के समय में, उसके पहले भी और उसके बाद में भी, आज देश में जितने भी बड़े अखबार निकल रहे हैं, उन अखबारों का सामाजिक दृष्टि से कोई भी बड़ा मूल्य नहीं है। और ये जो छोटी पत्रिकाएं, छोटी पत्रिकाओं का हमेशा सामाजिक परिवर्तन के लिए बड़ा महत्व होता है। आज जो सारा दलित समाज पूरे देश में जागृत हुआ है, इसका कारण कोई टाइम्स ऑफ इंडिया और कोई राष्ट्रीय सहारा और कोई बड़ी पत्रिकाओं के कारण नहीं हुआ है, लेकिन बल्कि जगह जगह जो छोटी छोटी पत्रिकाएं निकली है, चाहे मैगजीन हो, चाहे कोई साप्ताहिक हो, चाहे कोई पाक्षिक पत्रिका हो, और जिसका क्षेत्र भी सीमित रहा है, लेकिन इन पत्रिकाओं ने ही समाज में जागृति का, समाज में दिशा दर्शन का, समाज को मार्गदर्शन करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। शिल्पकार टाइम्स भी अपने दृष्टि से, जैसे मैं तो मुझे तो बताया गया है कि भाई हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड में कोई शिल्पकार नाम की एक जाति है, उसके नाम पर, लेकिन हमने जब ये अखबार को देखा है तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि ये किसी विशिष्ट एक समूह को रिप्रेजेंट करती है, बल्कि शिल्पकार नाम ही ऐसा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को हम शिल्पकार कहते हैं, भारतीय घटना के शिल्पकार कहते हैं। और अखबारों को अगर चलाना है तो एक होता है कि जैसे कोई सेंसिटिव खबर को प्रस्तावित अखबारों में दिया जाता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमारी जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, जो समाज परिवर्तन की बात करते, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते, जो मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, और दलित समाज को, जो श्रमजीवी समाज है, जो बहुजन समाज है, उसको एक गरिमा प्रदान करने की बात करते, तो हमारी पत्रकारिता जो है वो प्रस्तावित वर्ग के पत्रकारिता की तरह नहीं होनी चाहिए। खोजी पत्रकारिता हमारी भी हो, लेकिन ऐसी खबरों को हम न दे कि जिससे वो, हम तो कहेंगे कि किसी पर अन्याय हुआ, लेकिन कभी कभी होता है कि वो अन्याय के साथ साथ में हम उस अखबार के माध्यम से उस व्यक्ति की नग्नता को व्यक्त करने का काम करते हैं, जो किसी भी अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के लिए इस तरह की पत्रकारिता कोई काम की। हम जब ऐसी खबर दे या उसका रिपोर्टिंग इस प्रकार से हो कि उस अखबार या उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति के मन में भावना पैदा हो कि निश्चित रूप से इस व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ये मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, और पढ़ने वाले के मन में जिन पर अन्याय हुआ उनके प्रति सहानुभूति पैदा, ये भी एक बात है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो कोई भी किसी पर अगर अन्याय होता है तो ये व्यवस्था का भी प्रश्न है। आज पूरे देश में छोटी छोटी बच्चियों पर जो बलात्कार हो रहा है, दलित समाज की बच्चियां हो या किसी भी समाज की बच्चियां होती है,
हम अम्बेडकरवादी है, हम परिवर्तनवादी है। अगर ब्राह्मण समाज की भी किसी लड़की पर अगर इस तरह का अन्याय होता है तो निश्चित रूप से हमारे मन में अन्याय होने वाले लड़की के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए। भले ही ब्राह्मण वर्ग या ऊंची जातियों के लोगों के मन, अगर दलित समाज की लड़कियों पर अन्याय होता है तो कोई संवेदना उनके मन में पैदा नहीं होती, क्योंकि वो व्यवस्थावादी लोग हैं। वो अपनी परंपरा को बरकरार रखना चाहते, लेकिन हम तो व्यवस्था परिवर्तनवादी है। हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, तो हमारे मन में किसी पर भी अगर अमानवीय अन्याय होता है तो उसके प्रति हमदर्दी होनी चाहिए, उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। हमारी पत्रकारिता भी उस ढंग से होनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में जो नए आयाम दिए, जो नए मूल्य दिए, उसकी भी रक्षा होनी चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। आप देखिए, इससे फुले ने भी एक पत्रिका को चलाया था, बाबा साहब ने पत्रिका को चलाया। तो हमने जैसे उस समय बाबा साहब के समय में एक तरफ तिलक की पत्रकारिता थी, तिलक की उनका वहां से पूना से केसरी निकलता था। केसरी अखबार में दलितों के सवालों पर कोई भी लेख या कोई न्यूज नहीं छपती थी। इवन बाबा साहब ने भी कहा है, जिसकी चर्चा यहाँ हुई है, कि केसरी जो लोकमान्य तिलक जिसको संपादित करते थे, बाबा साहब ने अपने पत्रकारिता का विज्ञापन उनको दिया, पैसे भी दिया, लेकिन लोकमान्य तिलक के केसरी में वो न्यूज नहीं छपी या वो उसको छपाया नहीं गया। हमारी दृष्टि इस तरह की होनी चाहिए कि अगर जो प्रस्तावित वर्ग की पत्रकारिता अगर हमारे सवालों को महत्व नहीं देती है, तो हम अपनी पत्रकारिता को अपने भी सवालों को महत्व दें, और इस तरह की जो समस्या है, जो गरीबों के साथ या पिछड़ों के साथ है, उनको भी महत्व दें, और हम एक नया आदर्श पत्रकारिता के क्षेत्र में खड़ा करें। और ये अगर हम कर सकते तो निश्चित रूप से भारत में हम पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना सकते हैं। और ये बात सही है कि आज हमारी जितनी भी छोटी पत्रिकाएं, चाहे मराठी में निकले, चाहे हिंदी में निकले और अन्य भाषाओं में निकले, हम तो सवर्ण समाज के भी लेखकों को महत्व देते हैं, लेकिन उनकी पत्रिकाओं में हमारे लेखकों को बहुत ही कम छपाया जाता है। आपको मालूम होगा कि नागपुर में हम लोगों ने 3 दलित साहित्य सम्मेलन आयोजित किए। हमारे सम्मेलन से पहले कहीं भी हिंदी के किसी भी बड़ी पत्रिका में ना ओम प्रकाश वाल्मीकि छपते थे, ना मोहनदास मिश्रा छपते थे, ना और कोई दलित लेखक छपता था। लेकिन जब हम लोगों ने नागपुर में 3 अखिल भारतीय दलित साहित्य सम्मेलन आयोजित किए और अंगुत्तर नाम की पत्रिका छपाई, और हिंदी के भी बहुत सारे लेखकों को जब हमने छपाया, उसके बाद जाकर हंस में भी मिश्रा छपने लगे, हंस में ओम प्रकाश वाल्मीकि छपने लगे, और भी अन्य लेखक हंस में छपने लगे। तो जब हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ, शिल्पकार टाइम्स हो या स्त्री कोई भी पत्रिका, हम अगर इस देश में अपनी ताकत को खड़ा करेंगे, तब जाकर के दूसरे लोग आपको महत्व देंगे। और इसलिए आज की स्थिति में यह आवश्यक है कि हमारे अपने अखबार जो है, हमारी अपनी जो पत्रिकाएं है, वो सशक्त होनी चाहिए, उसका रेगुलर प्रकाशन होना चाहिए। लेकिन ये भी बात सही है कि हमारी अपनी पत्रिकाएं कितने दिनों तक चलेगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शिल्पकार टाइम्स की बात ठीक है कि भाई टाउटा जी जैसे लोग उसके पीछे, उनका अपना बिजनेस है, उनकी अपनी भावना है। पैसा तो हमारे लोगों के पास कम नहीं है, चाहे आप दिल्ली में भी देख लीजिए, हम महाराष्ट्र में भी देखते हैं, नागपुर में भी देखते हैं। आज से 100 साल पहले का हमारा समाज नहीं रहा। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने एक बार कहा था, जब वो रंगून गए थे, तो रंगून में वहां जो यहाँ के जो दलित जो वहां व्यापार करने के लिए रंगून गए थे, या वहां जो लोग रह रहे थे, उन्होंने एक आलीशान होटल में बाबा साहब का सम्मान किया था। उस व्याख्यान में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बंबई के लोग तो मुझ पर भी प्यार करते हैं, मेरा भी बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी भी बंबई के ताजमहल होटल में मेरा सम्मान नहीं किया, उस तरह कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। लेकिन आप लोगों ने यहाँ किया है। उन्हें बोला कि कारण क्या है? क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म होने से, जातिवाद नहीं है, किसी प्रकार की विषमता नहीं होने से आप लोग खुल करके कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, या बिजनेस कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, आप अपने सांस्कृतिक विकास को अच्छी तरह आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बात और जगह नहीं है। तो मित्रों,
आज हमारी स्थिति ऐसे कि हमारे लोगों के पास पैसा आया नहीं, ऐसी बात है। हमारे समाज में भी एक मिडिल क्लास पैदा हुआ है, लेकिन सभी पैसे वाले लोगों के मन में सामाजिक चेतना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये जान लीजिए, आप कितना ये जातिवादी समाज में आप कितना भी पैसा कमाए, आप कितने भी बड़े पद से रिटायर्ड हो जाए, लेकिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा आपके जाति के साथ जुड़ी रहती है। इसलिए एज ए अम्बेडकरवादी हमारी पहली जिम्मेदारी ये हो कि हम जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए प्रयास करें। दूसरी जिम्मेदारी हमारी ये हो कि हम अपना आर्थिक और शैक्षणिक विकास करें और हमारे समाज के जो संपन्न लोग हैं, क्योंकि किसी भी समाज का जो मिडिल क्लास होता है, समाज का भविष्य उसी मिडिल क्लास पर होता है। अगर हमारे समाज का मिडिल क्लास, हमारे समाज का पैसे वाला लोग यदि वो भी रामनवमी और हनुमान जयंती और दुर्गा और पता नहीं क्या क्या देवी देवताओं पर ही पैसा खर्च करे और समाज के सवालों पर यदि वो कुछ नहीं करता है, तो वो समाज का विकास होना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं तो टमटा जी का स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो बिजनेसमैन भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसके बावजूद भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए इस अखबार को चला रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि भाई केवल ये महाराष्ट्र में हम देखते कि सभी महाराष्ट्र में पैसे वाले लोग सभी सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमारे समाज के पैसे वाले लोग यदि आगे आ जाए तो हम नागपुर में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में अपनी एक ताकत को खड़ी कर सकते हैं। और हिंदी एक ऐसा बेल्ट है, हम ये मानते, हम कभी कभी ऐसा सोचते कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन पूरे रूप में, अरे जिसमें राजनीति भी हो, समाजकारण भी हो, साहित्यिक भी हो, सांस्कृतिक दृष्टि से भी हो, पत्रकारिता भी हो और बुद्धिज्म के दृष्टि से भी हो, अगर पूरे हिंदी बेल्ट में बाबा साहब का आंदोलन एक शक्ति के रूप में खड़ा हो जाता है, तो बाकी पूरे देश में जो छोटी छोटी जातियां हैं, दलितों की और पिछड़ों की जो छोटी छोटी जातियां हैं, वो सब आपके नेतृत्व में खड़ी हो सकती है, क्योंकि हिंदी का बहुत बड़ा बेल्ट है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस बात को जाना था और इसलिए बाबा साहब ने अपना ज्यादा से ज्यादा समय बाद में हिंदी बेल्ट में दे करके हिंदी में ही यदि दलितों में अगर जागृति आती है तो निश्चित रूप से हम भारत में एक अपनी ताकत खड़ी कर सकते हैं। और बाबा साहब के मानना था कि हम इस देश में सत्ताधारी जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन हमारी आज की जरूरत यह है कि हम इंडियन पॉलिटिक्स में एक बैलेंस के रूप में खड़े हो जाए। और जब हम इंडियन पॉलिटिक्स में बैलेंस के रूप में खड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार को और बाकी वर्गों को भी हमारी बात को मानना पड़ेगा। हम और इसके लिए जरूरी है कि पत्रिकाओं का होना बहुत जरूरी है। और इसलिए ये जो पत्रिका है, इस पत्रिका को कई ढंग से शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है। इसको वाचक, पैसे की तो मेरा खाने के टमटा जी के पास कोई कमी नहीं, लेकिन पत्रिका केवल पैसे मात्र से नहीं चलती। पत्रिका को एक वाचक वर्ग चाहिए, पत्रिका को विज्ञापन भी मिलना चाहिए और पत्रिका को अच्छे लेखक भी मिलनी चाहिए। और आज की स्थिति ऐसी है, अगर हम हिंदी बेल्ट को ले तो हिंदी बेल्ट में एक अच्छी ताकत के साथ लिखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं। हमारे पास कवियों की कमी नहीं है, हमारे पास कहानियां लिखने वालों की कमी नहीं है, वैचारिक लेखन करने वालों की कमी नहीं है। खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हमारे अच्छे अच्छे पत्रकार हैं और हम इस पत्रिका की अगर पहचान बनाते हैं तो निश्चित रूप से ये पत्रिका केवल दिल्ली के लिए नहीं या उत्तर भारत के लिए नहीं या केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, बल्कि हिंदी की एक प्रातिनिधिक पत्रिका बने, दलित पत्रिका बने और दलितों का एक दैनिक समाचार के रूप में अगर सामने आता है तो मित्रों ये हिंदी को श्रेय जाएगा, दिल्ली वालों को श्रेय जाएगा, टमटा जी को श्रेय जाएगा कि हमने बड़ी बड़ी प्रस्तावित पत्रिकाओं के मुकाबले इस पत्रिका को खड़ा किया। और जिस दिन हमारी पत्रिका इस मुकाम पर आ जाएगी, हमारे देश का सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल बदल सकता है। और इसलिए मैं टमटा जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो साहस दिखाया। कभी कभी ये भी होता है जिस ढंग से उन्हें अपने व्याख्यान कर सहजता से जय भीम का है, कभी कभी महाराष्ट्र में भी हम भलाई महाराष्ट्र में कितनी बात के, लेकिन सामान्य रिक्शा वाला आदमी तो आसानी से जय भीम कह देगा
अपने गाड़ी अपने रिक्शे को भी बाबा साहब भगवान बुद्ध का फोटो लगा के पैसा कमाता है। लेकिन हमारा जो संपन्न क्लास है, हमारा जो ऑफिसर क्लास है, हमारे जो आईएएस वाले हैं, ये तो बाबा साहब का तो नाम भी नहीं लेते और बुद्ध की और फूले की और किसी की भी फोटो नहीं लगाते। और अगर कुछ हुआ तो कहेंगे कि मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ लेकिन मेरी मिसेस नहीं चाहती, या हम तो ऐसे इसमें रहते कि वो ये नहीं करते, वो नहीं करते। बहुत कम लोग संपन्न लोग हैं कि जो बड़े दमखम के साथ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते। और मित्रों, इस तरह के संपन्न लोग हमारे समाज में पैदा हो जाते हैं। तो केवल बाबा साहब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे दलित समाज के स्वाभिमान का आंदोलन अगर इस देश में खड़ा हो जाता है तो आने वाली हमारे आगे की जो जनरेशन है और आप और हम सबको धन्यवाद देगी कि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे पास एक परिवर्तन की, एक क्रांति की, एक स्वाभिमान की चेतना हमारे हाथ में दी, एक धन, ये धरोहर हमारे हाथ में दी है और वो उसको आगे तक ले जाएंगे। इसलिए मित्रों, इस कार्यक्रम की ओर और या इस पत्रिका की ओर केवल हम एक कुछ समय की बात ऐसा मानकर न चले, बल्कि इसके माध्यम से हम आने वाली अपनी पीढ़ियों के पास एक नया संदेश, एक नया मैसेज देना चाहते हैं। और इसी दृष्टि से इस पत्रिका की ओर आप देखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं टमटा जी को, उनके सभी सहकारियों को धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में मैं तो कोई आपकी लिस्ट में नहीं था, लेकिन 2-3 दिन पहले उनका मुझे फोन आया, टमटा जी का फोन आया, तो मैंने कहा मैं चला आऊंगा। बोला रिजर्वेशन तो मिलना मुश्किल है। तुरंत कहा कि नहीं, हम प्लेन का टिकट भेजते हैं। बोला मैंने तो कभी कहीं किसी को प्लेन का टिकट मांगा नहीं और ऐसे मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन आपने कहा मैं जरूर आऊंगा और मुझे बड़ी खुशी हुई। मित्रों, आप लोगों के सानिध्य में, आप लोगों के साथ बात करने में, संवाद करने में मुझे एक अच्छा मौका मिला। इसलिए शिल्पकार टाइम्स के सभी संपादक और सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे मित्र शांत जी का भी हमारे ऊपर हमेशा स्नेह रहता है, उनके कारण मैं यहाँ आया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद। आरक्षण हम सब लोग दौड़ लिए, आरक्षण मिलना चाहिए, एजुकेशन हमने पाई है और वो सब कुछ बेनिफिट लिया। फिर हमारे ऊपर खुशहाली आई, फिर हमने कहा चलो सब मकान भी अपने अपने बनाए, कहीं ना कहीं अपने छोटे छोटे झोंपड़े भी बनाए। फिर बच्चे पैदा हो गए। ये नई पीढ़ी की देन जो बाबा साहब के इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आई, हमारे बच्चे भी फिर पढ़ने लगे। अब इन बच्चों की शादी, व्यवहार, कल्चर, ये हमें अपनाना चाहिए। उस जगह हमको अपने आप पे कभी शर्म नहीं है। आज सवाल सिर्फ मैं इस माध्यम से, इस मीडिया के द्वारा आप लोगों से ही पूछता हूं कि जितने लोगों ने नौकरी पाई, जितने लोगों ने खुशहाली पाई, अगर उन्हीं सब लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बौद्ध धर्म अपना लिया होता, आप कहां हो। 16 दिसंबर को एक बहुत बड़ा कांड हुआ। जो हुआ वो इतना विभत्स था कि उसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। क्या सजा मिलना चाहिए, उस सजा के लिए भी शायद हमारे संविधान में भी वो सीमा नहीं है जिससे आगे की ऐसे व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक सवाल मैं बार बार पूछता हूं, या विद्वानों के सामने भी इस प्रश्न को रख रहा हूं। ये बताइए, जिस देश की कल्चर, डॉक्टर विवेक, जिस देश की कल्चर ये बताती हो कि घर में पत्नी है लेकिन तुम्हें राधा के संग रास रचानी है, या जितनी भी बैठी हुई महिलाएं हैं, आप सब लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस देश की संस्कृति में कृष्ण और राधा को तो पूजा जाएगा। मैंने एक लड़की से पूछा, एमआर थी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेरे पास आई, उसने अखबार को पढ़ा, उसने कहा सर ये बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। मैंने, तुम बताओ तुम क्या बनना चाहती हो, राधा बनना चाहती हो या रुक्मिणी? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितनी महिलाएं जिन्होंने इस बात को आवाज उठाई कि राधा अब इस देश में मान्य नहीं होगी और जब तक राधा रहेगी ये बलात्कार इसी तरह होंगे, इसके विभत्स रूप भी मिलेंगे और इसके लिए ये पुरुष वर्ग कभी शर्मिंदा नहीं होगा। क्यों? आज की औरत शर्मिंदा नहीं है, कोई भी महिला शर्मिंदा नहीं है कृष्ण की पूजा करने में और राधा को अपना आदर्श बनाने में। तो जब तुम रुक्मिणी बन के किसी घर में जाओगी
तो तुम्हारा पति तो राधा के संग जाएगा। क्या बुरा कहोगी, किसको ललकारोगी? ये आवाज आपके अंदर आनी चाहिए। हमारी हर महिला को इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ यही नहीं कहा कि आरक्षण मिले। बाबा साहब ने एक सांस्कृतिक लड़ाई लड़ने के लिए आपको जो अधिकार दिया, जो हथियार दिया कि बौद्धमय भारत बनाना है, इसलिए नहीं। 150 साल पहले अशोका नाम का, बुद्ध के नाम का कोई भी लिटरेचर इस देश में न पढ़ा जाता था, न कहीं कहा जाता था। हिंदुओं ने जब बौद्ध धर्म को नष्ट किया, उनकी भाषा, उनकी संस्कृत, उनके शिलालेख, जो सब चीजें थी बिल्कुल मिटा के रख दी थी। आज से 150 पौने 200 साल पहले अंग्रेजों ने इसे सर्च किया कि आखिर ये जगह जगह ये टूटे फूटे शिलालेख क्या हैं। तब उन्होंने इसकी स्टडी की। फिर उन्होंने कहा कि इस पर जहां जहां भी इस तरह के वो हों, कलेक्ट करो, ये बहुत बड़ी कोई चीज है। उसके बाद खोज हो गई, अजंता एलोरा, ये गुफाएं ढूंढ ली गई, ये पूरा कल्चर आपके सामने आया कि अरे इस देश का तो कोई बहुत महान सम्राट हुआ है जिसका नाम अशोक रहा है। और वो कौन था? बुद्ध धर्म का प्रचार भी उसके बाद ही इस देश में पुनः आया। पाली भाषा जो हमारी राष्ट्रीय भाषा हुआ करती थी, उसको नष्ट किया गया, उसके लिटरेचर को नष्ट किया गया। मैं ज्यादा इस पर नहीं कहना चाहता, आक्रोश बहुत, लेकिन इस आक्रोश को हवा तभी मिल सकती है जब यहाँ की नारी शक्ति मंच की शोभा बने, नारी शक्ति आगे आए। और इसके लिए आने वाली पीढ़ियों को, इन माताओं को, इन बहनों को अपने घर में इस बात को सिखाना पड़ेगा। हम बहुत सी चीज किताबें पढ़ते हैं, उस किताबों में जब हम पढ़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है ये वाइज्ड है, मतलब इसमें किसी धर्म, हिंदूवाद के नाम पर, ब्राह्मणवाद के नाम पर ये सब कुछ हमारे सामने बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। लेकिन मित्रों, चतुराई आज के समय में ये होनी चाहिए कि अगर राजनीतिक सत्ता में जाना चाहते हो तो 51 वोट अगर होंगे तभी आप 100 में सक्सेसफुल हो पाओ। और आपकी अपनी जनसंख्या ले दे करके 15% है, और उस 15% में आपस में जूत बाजारी में 2 या 3 या 4% एकजुट हो पाते हो। एक जगह 20% हो गए थे, सत्ता में आ गए। लेकिन अभी एक बात आई कि अल्पसंख्यक ग्रुप हर समय फायदा उठा रहा है, क्योंकि वो बैलेंसिंग में है। आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश में एक अल्पसंख्यक ग्रुप है, ब्लैकमेल करता है। ओबीसी बहुमत में होते हुए क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है तो उनसे ब्लैकमेल हो रहा है। कल जो सत्ता से गए हैं उसमें भी एक अल्पसंख्यक ग्रुप, जिसको हम गाली देते हैं कि वो मनुवाद और ब्राह्मणवाद और ये सब बात, हम आपस में तो अपना मनु और ब्राह्मण नहीं, लेकिन वो भी हमसे बेनिफिट लेता रहा। क्यों? क्योंकि वो बैलेंसिंग था। वो अगर साथ नहीं है तो आपकी सत्ता नहीं, और वही हुआ। तो राजनीति को अपनी जगह रहने दो, उसमें उस तरह से अपने समीकरण बनाओ। समाज का जो सांस्कृतिक परिवर्तन है उसको अपनी जगह से ऑर्गेनाइज करो। और जब सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, उससे शक्तिशाली एक व्यक्ति, एक मुसलमान कहीं बैठा हो या एक ब्राह्मण पंडित बन के कहीं बैठा हो, वो अलग से ही चमकता है और वो उसको कोई चैलेंज नहीं करता कि तुम इसमें अपने आप को कमजोर पाओगे। लेकिन हम कितने भी बहुसंख्यक बैठे रहे, हम हर जगह कमजोर होते हैं। क्यों? हमारा अपना कोई कल्चर नहीं है, हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसलिए बौद्ध धर्म की आइडेंटिटी को अपनाने के लिए जो भी आपके बीच में ये शिल्पकार टाइम्स आ रहा है, इस पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और